हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लाइफ फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का एनवायरमेंटल स्टडीज का एक टॉपिक जो है फूड ट्रेड, वर्ल्ड हंगर एंड फूड सिक्योरिटी। सो इसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले फूड रिच एंड फूड पुअर एरियाज इन द वर्ल्ड। Does food have a shortfall in the world? Indian scenario. What are the causes of hunger? Green revolution, the early answer of food security. So ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले फूड रिच एंड फूड पुअर एरियाज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी एरिया है जहां पर फूड जो है वो ज्यादा होता है, कहां पर फूड कम होता है। बीइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर ऑल्सो एन इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन सिविलाइजेशन। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के साथ साथ एग्रीकल्चर जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है। क्यों इन्फ्लुएंस हुआ है भाई? जैसे जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है ह्यूमंस की, वैसे वैसे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है। मेथड यूटिलाइज टू कल्टिवेट डिटरमाइन द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड, द एरिया कवर्ड बाय द क्रॉप, द रिटर्न फ्रॉम द क्रॉप, द बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रॉप इन द लोकल as well as distant market is determined by the technology। सो यहाँ पर क्या बोला, आज के टाइम में जो है वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है। सो जो भी मेथड यूज किए जाते हैं क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए एंड उस क्रॉप को किस तरीके से कल्टीवेट किया जाएगा वो मेथड जो डिटरमाइन किए जाते हैं एंड कितना एरिया वो क्रॉप जो है वो कवर कर रही है। ठीक है। एंड उस क्रॉप से कितना रिटर्न मिल रहा है एंड उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी क्या है उसकी लोकल मार्केट में या फिर दूर की मार्केट में। ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है वो किससे डिटरमाइन की जाती है? टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। अब देखो, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो भी फूड मटेरियल है, जो भी फूड में जो भी चीजें हमारी आ जाती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी, उनका होना पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक रिजल्ट है बहुत सारे फैक्टर्स का। अब वो फैक्टर्स क्या क्या है वो डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीजों के ऊपर। हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ दोज आर ओरिएंटेड टू जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेट फैक्टर। अब देखो, यहाँ पर जो हम मेजरली बात करेंगे फैक्टर्स की, वो कौन से दो फैक्टर होते हैं? फर्स्ट तो है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्योंकि ज्योग्राफी से और क्लाइमेट चेंज से ही एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द एक्टिविटी विच आर प्रीडोमिनेटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। देखो, एग्रीकल्चर जो है हम कह सकते हैं एक ऐसी एक्टिविटी है जो किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है? नेचर के ऊपर। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई भी क्रॉप है, ठीक है, अब उसमें बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो लोग किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? रेन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। सो ये क्या है, एक नेचर के ऊपर डिपेंडेंस हो गई कि इस क्रॉप के लिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत है तो हमें बारिश से पानी मिलेगा, उससे हमारी क्रॉप अच्छी हो जाएगी। फैक्टर लाइक क्लाइमेट, सोइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन्फ्लुएंस ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब ये फैक्टर जो है ये एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ही बड़े फैक्टर माने जाते हैं। क्योंकि भाई एग्रीकल्चर करने के लिए या फिर कोई भी क्रॉप उगाने के लिए क्या क्या मेन चीजें होती हैं? सबसे पहले तो हमारी आ जाती है सॉइल। ठीक है, कि किस टाइप की सॉइल है, ठीक, एंड कौन सी क्रॉप हमें वहां पर ग्रो करनी है। क्योंकि टाइप ऑफ सॉइल से ही पता लगेगा कि बहुत सारी टाइप की सॉइल होती है आपकी, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, तो उसमें कौन सी क्रॉप अच्छी ग्रो करेगी वो क्रॉप उसमें लगाई जाए। ठीक है। तो उसके लिए पहले सॉइल का जानना जरूरी है एंड दूसरी चीज क्लाइमेट, कि वहां का उस एरिया का क्लाइमेट क्या है, वो उस एग्रीकल्चर के लिए, उस क्रॉप के लिए कैसा रहेगा। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है वाटर। ठीक है। क्योंकि अगर पानी ही नहीं मिलेगा क्रॉप को तो वो तो सारी की सारी सूख जाएगी, सब खराब हो जाएगी। ठीक है। बट बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिसमें कम पानी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पानी की जरूरत नहीं है, कम पानी की जरूरत होती है, कुछ क्रॉप को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है, इन एब्सेंस और द शॉर्टेज ऑफ फूड पॉपुलेशन फेसेस द हंगर सिचुएशन। अब यहाँ पर बोला है कि हंगर सिचुएशन कब क्रिएट होती है? जब फूड की शॉर्टेज होती है। ठीक है। फूड यहाँ पर बोला है कि भाई हमें जब भूख लगती है हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो भी हमारे फूड मटेरियल अवेलेबल है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे अवेलेबल है एंड जो पॉपुलेशन है वो उसको किस तरीके से अवेल कर पाती है, किस तरीके से एक्सेस कर पाती है। ठीक है। एंड अगर
फूड की कहीं पर शॉर्टेज या फिर एब्सेंस मीन्स कि बिल्कुल ही खत्म है, वहां पर खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर वहां पर कैसी सिचुएशन हो जाती है, वहां पर हंगर सिचुएशन पैदा हो जाती है कि लोग भूखे मरने लगते हैं। ठीक है, दिस लेड टू माल न्यूट्रिशन और द अंडर न्यूट्रिशन। भाई जितना बॉडी को जरूरत है खाने की, जितनी सारी चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें खाने से नहीं मिलेंगी, तो जो बॉडी है वो क्या करेगी, उसमें माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी या फिर अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, सो फूड रिच एंड फूड पुअर एरियाज किसको कहेंगे हम, जहां पर सारी एक्सेस है क्रॉप को उगाने की, ठीक है, खाने को पैदा करने की, एंड कहां पर नहीं है वो एबिलिटी। द नेक्स्ट हम देखेंगे, डज फूड हैव अ शॉर्टफॉल इन द वर्ल्ड। फूड की जो है पूरे वर्ल्ड में शॉर्टफॉल है क्या, वो क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ल्ड हंगर रेफर टू द मल्टीट्यूड ऑफ पीपल प्रेजेंटली फेसिंग द रिस्क ऑफ एन इनसफिशिएंट क्वांटिटी और इनएडिक्वेट क्वालिटी फूड सप्लाई, समथिंग नोन एज फूड इनसिक्योरिटी। सो यहाँ पर बोला है कि वर्ल्ड हंगर जो है, जो वर्ड है एक वर्ल्ड हंगर, वर्ल्ड हंगर का क्या मतलब है, वर्ल्ड हंगर का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पीपल्स ऐसे प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं, एक रिस्क फेस करते हैं इनसफिशिएंट या फिर इनएडिक्वेट फूड सप्लाई का, कि भाई कहीं पर फूड सप्लाई हो रही है तो क्वांटिटी पूरी नहीं पहुंच रही है जितनी क्वांटिटी की जरूरत है, या फिर फूड सप्लाई हो रही है उसकी क्वालिटी उतनी नहीं जा रही है जितनी क्वालिटी उसकी जानी चाहिए। ठीक है, सो ये चीजें जो है वो फूड इनसिक्योरिटी के नाम से जानी जाती है। This problem has led to determinants from the insiders such as stunted growth and greater risk of contracting disease to the obvious namely starvation and death। अब देखो भाई, जब फूड की कमी होगी, हंगर यहाँ पर बोला है कि वर्ल्ड हंगर रेफर किया है, फूड की कमी हो रही है क्वांटिटी में क्वालिटी में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्टार्वेशन होगा या फिर डेथ होगी, जिसको हम कहते हैं भूखमरी। ठीक है, एंड भूख से बहुत सारे लोग की डेथ होती है। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ऑफ द यूनाइटेड नेशन UN रिपोर्ट दैट डेली ओवर 800 मिलियन पीपल गो हंग्री। यूनाइटेड नेशन का एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि 800 मिलियन लोगों से भी ज्यादा लोग भूखे रहते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि फूड की कितनी ज्यादा कमी है, कितना ज्यादा शॉर्टफॉल है। द प्राइस इज नेसेसरी The price of necessary food grains in the world are increasing at a rapid rate। यहाँ पर necessary food grains कौन से होंगे, जैसे हम कह सकते हैं wheat, ठीक है, या फिर राइस, ठीक, इस टाइप के कुछ फूड ग्रेन जो बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, उनके प्राइस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत रैपिड रेट से। ठीक है, द ग्रेन लाइक वीट, सोयाबीन, कॉर्न आर वेरी हाई। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है, वीट हो गया या सोयाबीन हो गया, कॉर्न हो गए, इनके प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से हाई हो रहे हैं। दैट मीन्स फूड शॉर्टेज इज अ फंक्शन ऑफ, इसका मतलब ये है कि फूड शॉर्टेज इसका फंक्शन है। फर्स्ट है डिक्लाइन इन द यील्ड ऑफ द क्रॉप परहैप ओरिएंटेड टू एग्रो क्लाइमेट सर्कमस्टेंसेस। पहली चीज ये कि भाई यील्डिंग जो है क्रॉप की वो कम होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर बोला है शायद ये क्या होगा, एग्रो क्लाइमेट का जो एक सर्कमस्टेंस है वो हो सकता है। एंड सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इन द रीजन। भाई पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो किसी भी एक पार्ट में, किसी भी एक रीजन में कितना फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कि कहीं पर नहीं जा रहा है, वहां पर फूड की कमी हो रही है। एंड थर्ड इज शॉर्टेज ऑफ फूड ओरिएंटेड टू नेचुरल और ह्यूमन डिजास्टर। अब यहाँ पर क्या बोला, शॉर्टेज ऑफ फूड ओरिएंटेड टू नेचुरल या फिर ह्यूमन डिजास्टर। नेचुरल या फिर ह्यूमन डिजास्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो फ्लड आ गया, ठीक है, उसमें सारी क्रॉप खराब हो गई, या फिर ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, उसमें सारी क्रॉप खराब हो गई, उसकी वजह से जो शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहा है। ठीक, एंड नेक्स्ट इज फूड हैबिट्स। कुछ लोगों की जो खाने की आदतें होती हैं, फूड हैबिट उसको बोलते हैं हम। ठीक है, सो उसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है, वेस्टेज की वजह से शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, कॉस्ट फैक्टर ऑफ द फूड। कॉस्ट फैक्टर मीन्स कि कोई भी एक पर्टिकुलर क्रॉप है, ठीक है, उसको उगाने में कितनी कॉस्ट लग रही है।
ठीक, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रेन को उगाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, तो ये कॉस्ट फैक्टर जो है वो भी हो सकता है फूड शॉर्टेज का फंक्शन। ठीक है, सो आई होप समझ में आ रहा होगा। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, द ईयर 2008 is considered as the World Hunger Year as the availability of food in the world decline। So ये क्वेश्चन जो है आपका एक MCQ में भी बन सकता है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना कि 2008 ईयर जो है यहाँ पर बोला है कि ईयर 2008 जो है उसको वर्ल्ड हंगर ईयर माना गया था, वर्ल्ड हंगर ईयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस ईयर में फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो डिक्लाइन हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, जैसे अगर हम मान के चल रहे हैं कि 2000 से यहाँ पर 2000 में कोई भी फूड ग्रेन है या कोई भी फूड है उसकी अवेलेबिलिटी अगर 100 यूनिट्स है, ठीक है, एंड 2001 में जो है वो 100 के आसपास रही, ठीक, 101 हो गई या 99 हो गई, ऐसे चलते चलते स्लाइड सा चेंज नहीं माना जाएगा। बट 2008 के टाइम पर क्या हुआ, ये 100 यूनिट से सीधे 70 रह गई, तो ये एक बहुत बड़ा डिक्लाइन माना जाएगा। ठीक है, कि फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई। To understand the situation, following factors were found responsible for the food crisis। अब ये 2008 जो था उसको वर्ल्ड हंगर ईयर माना गया, तो ऐसा इस ईयर में क्यों हुआ? इस सिचुएशन को समझने के लिए कुछ फैक्टर हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं कि भाई फूड क्राइसिस के लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट इज ड्रॉट इन मेजर वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन 2005 एंड 6। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि फूड शॉर्टेज किस वजह से हो रही है, तो उसमें एक आपका ये फैक्टर हो सकता है ह्यूमन डिजास्टर की वजह से या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से। तो अगर हम ड्रॉट देखें तो ड्रॉट मीन्स क्या होता है, सूखा पड़ जाना। ठीक है, तो जिन फसल को पानी की जरूरत है वहां की जमीन बिल्कुल सूख गई, पानी की कमी है, तो फिर वहां पर क्या बोला, ड्रॉट मींस बारिश नहीं हुई काफी टाइम तक। सो ईयर 2005 एंड 6 में बोला है कि सूखा पड़ गया था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एरिया जो हैं जिसमें वीट उगाया जाता था, तो वहां पर सूखा पड़ गया। इट मींस कि वहां पर वीट की क्रॉप नहीं ग्रो हो पाई, तो इसकी वजह से वीट में जो है वो क्वांटिटी में शॉर्टेज हो गया, इस वजह से यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड जो है वो डिक्लाइन हो गया। तो पहला ये रीजन हो सकता है। एंड सेकेंड इज लो ग्रेन रिजर्व इन मैनी कंट्रीज। देखो पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोला है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें ग्रेन का रिजर्व जो था वो बहुत कम था। रिजर्व मींस कि जैसे अगर कोई भी फूड मटेरियल है, कोई भी फूड आइटम है, ठीक है, एक कोई भी पर्टिकुलर ग्रेन ले रहे हैं, जैसे वीट ले लिया हमने, ठीक है, तो वीट क्या है भाई, वीट एक नेसेसरी ग्रेन है, ठीक, जिसको फूड की तरह यूज किया जाता है। अब अगर कोई भी एक कंट्री है वो अगर 2004 में एग्जांपल लेते हैं, 2004 में जितना भी अपना वीट ग्रो करती है, ठीक है, अगर उतना सारा यूज नहीं होता है तो वो क्या करती है, उसका कुछ पार्ट जो है आगे के टाइम के लिए बचा के रख लेती है, रिजर्व करके रख लेती है। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिसमें ग्रेन का रिजर्व जो था वो बहुत कम था, कि भाई उनके पास पहले के ग्रेन जो बचे हुए थे, सेव करके जो रखे हुए थे, वो ज्यादा नहीं थे। And the next is high oil price influence transport and other food supply program। अब देखो भाई ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो उससे जाहिर सी बात है कि फूड मतलब हमारा इसमें ही आता है कि ट्रांसपोर्ट जब होगा, जो वीट है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि वो जहां पर उसकी क्रॉप उगाई जाती है वहीं सारा यूज हो जाएगा, तो वो जहां ग्रो हो रहा है वहां पर यूज नहीं होके मार्केट में जाता है या किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, ऑयल प्राइस हाई हो गए, जिसकी वजह से फूड सप्लाई पर यहाँ पर इफेक्ट पड़ा। एंड नेक्स्ट इज अ डबलिंग ऑफ per capita meat consumption in some developing countries and the diversion of grain for the purpose। अब यहाँ क्या बोला कि डबलिंग हो गई पर कैपिटा मीट कंजप्शन की, मीट जो लोग खाते हैं, ठीक है, मीट कंजप्शन का पर कैपिटा यहाँ पर डबल हो गया कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में। एंड इससे क्या हुआ, जो ग्रेन का पर्पस था वो डाइवर्ज हो गया। एंड नेक्स्ट इज डाइवर्जन ऑफ 5% ऑफ द वर्ल्ड सीरियल टू एग्रोफ्यूल एंड बायोफ्यूल। जो पूरे वर्ल्ड का 5% है वो डाइवर्जन कहाँ चला गया, एग्रोफ्यूल और बायोफ्यूल को। ठीक, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से फूड क्राइसिस हुआ। 2008 को वर्ल्ड हंगर ईयर माना गया, क्यों, क्योंकि तब उस ईयर में फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा लो हो गई। एंड किस वजह से लो हो गई वो रीजन यहाँ पर आपको गिवन है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंडियन सिनेरियो।
कि अगर हम वर्ल्ड हंगर की या फूड शॉर्टेज की बात करें तो इंडिया में क्या सिनेरियो है। द स्टेटस ऑफ हंगर इन इंडिया इज इक्वली बैड। अब पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हंगर का स्टेटस है वो भी उतना ही बुरा है। ठीक है, दिस इज स्पेशली ओरिएंटेड टू टू फैक्टर्स, डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन एंड improper डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, पर्टिकुलरली इन रिमोट एरिया ऑफ इंडिया। आप देखो यहाँ पर क्या बोला कि स्पेशली दो फैक्टर यहाँ पर आपको गिवन है। डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी, सबसे पहला तो कि प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। प्रोडक्टिविटी मींस कि कोई भी एक क्रॉप अगर ग्रो हो रही है, ठीक है, तो उस क्रॉप में अगर मान लो 50 किलोग्राम, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, 50 किलोग्राम अगर उसमें निकलना था, ठीक है, उसका आउटपुट जो निकल के आना था वो 50 किलोग्राम निकल के आना था, बट उसका आउटपुट निकल के आया 35 किलोग्राम। तो ये क्या हुआ, ये प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन आ गया। ठीक है, बिकॉज किसकी वजह से, क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस की वजह से, कि क्लाइमेट जो हुआ वो चेंज होता रहा, ठीक है, उसकी वजह से। एंड दूसरी चीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से नहीं हुआ फूड का, जो भी रिमोट एरियाज हैं उसमें प्रॉपरली नहीं हुआ, इम्प्रॉपर तरीके से फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कहीं पर कितना ही चला गया, कहीं पर कितना ही चला गया, जहां जितनी जरूरत थी वहां पर नहीं पहुंचा। According to 2008 Global Hunger Index, India ranks 66 out of 88 nation of developing countries and countries in transition। अब देखो भाई कितनी बड़ी बात है ये, यहाँ पर बोला है कि अगर हम हंगर की बात करें, ठीक है, भूख की बात करें कि कितने लोग यहाँ पर भूखे रहते हैं, तो 2008 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था उसमें इंडिया रैंक करती है 66 नंबर पर, जिसमें 88 नेशंस वहां पर प्रेजेंट थे। ठीक है, 88 कंट्रीज में 66 नंबर पर। इट मींस कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूख से रहते हैं, भूख से मरते हैं। ठीक है, इंडिया हैज मोर हंग्री पीपल देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ अवर हाईली बल्ज्ड पॉपुलेशन। भाई फर्स्ट सेकंड नंबर पर जब पॉपुलेशन है तो फिर यही मतलब है कि भाई जितना ज्यादा लोग होंगे, फूड तो जितना है, रिसोर्सेज जितने हैं, उसको जितने लोग यूज कर सकते हैं उतने लोग ही करेंगे, वो लिमिटेड है। जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो भाई वहां पर हंगर पैदा होगा, ठीक है, एंड स्टार्वेशन होगा। अब जैसे कोई कंट्री है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50 लाख उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, 50 लाख अगर उसकी पॉपुलेशन है तो यहाँ पर 50 लाख में से सारे के सारे भूखे नहीं रहते होंगे, ठीक है, उसमें कुछ लोग भूखे होंगे। बट हमारी कंट्री की अगर बात करें, हम इंडिया की बात करें, तो 50 लाख तो किसी एक स्टेट की ही हो जाएगी। तो इतने करोड़ लोग हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो उसमें से बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर भूखे रहते हैं। तो इसीलिए बोला है कि पॉपुलेशन की वजह से सबसे ज्यादा जो लोग भूखे रहते हैं वो इंडिया में रहते हैं। India State Hunger Index in 2008, Madhya Pradesh has the most severe level of hunger in the country, followed by Jharkhand and Bihar. So यहाँ पर क्या बोला है, 2008 का जो इंडियन स्टेट हंगर इंडेक्स था, स्टेट हंगर इंडेक्स मींस कि जो इंडिया है उसमें जितनी स्टेट है उसमें क्या सिचुएशन है हंगर की। तो यहाँ पर बोला है कि एमपी जो है, मध्य प्रदेश, उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत थी, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा लोग भूखे रहते थे। एंड उसके आगे झारखंड और बिहार, इसमें भी लोग बहुत ज्यादा भूखे रहते थे। तो 2008 की ये सिनेरियो था हमारा इंडिया में कि कैसी कैसी कौन कौन सी स्टेट हैं जिसमें लोग भूखे रहते हैं, और 2008 को जो है वो हंगर ईयर माना गया था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हंगर। रीजन क्या होते हैं, क्या वजह है हंगर की। फर्स्ट इज पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ हंगर। सबसे बड़ी चीज यही है पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है, गरीबी। अब भाई गरीबी क्या है कि जो भी एक इंडिविजुअल है वो अगर उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो अपना खाना खरीद सके, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा कि भाई पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से वो भूखा मर रहा है। ठीक है, तो पॉवर्टी जो है एक बहुत ही बड़ा कॉज है हंगर का। एंड सेकेंड इज हार्मफुल इकोनॉमिक सिस्टम आर द प्रिंसिपल कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। अब पॉवर्टी क्यों है, हंगर तो पॉवर्टी की वजह से हो रहा है, गरीबी की वजह से, बट गरीबी क्यों है, तो कुछ ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम हैं जो पॉवर्टी करते हैं, एंड कुछ ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम हैं जो पॉवर्टी को और हंगर को बढ़ावा देते हैं। एंड नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट एज अ
कॉज ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी। कॉन्फ्लिक्ट मतलब दोनों के बीच लड़ाई, ठीक है, हंगर और पॉवर्टी के बीच, कि भाई हंगर किस वजह से है एंड पॉवर्टी किस वजह से है। एंड नेक्स्ट इज हंगर इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पॉवर्टी, हंगर ही एक कॉज हो सकता है पॉवर्टी का। एंड नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज भी होता है क्योंकि भाई बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर क्रॉप ग्रो होती हैं, अगर वहां पर क्लाइमेट गलत तरीके से चेंज हो जाता है, मींस कि जिस क्रॉप को जैसा क्लाइमेट चाहिए वैसा क्लाइमेट उस टाइम पर नहीं होता, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, उसकी वजह से उस क्रॉप को नुकसान होता है, तो वहां पर हंगर की सिचुएशन अराइज हो जाती है। सो ये कुछ रीजन है हंगर के जिसकी वजह से हंगर जो है वो क्रिएट होती है। एंड नेक्स्ट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, द अर्लियर आंसर फॉर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का सबसे पहले आंसर जो था वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन मींस रिवॉल्यूशनरी चेंज इन एग्रीकल्चर in order to make a massive production in terms of food as well as raw material। अब देखो रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? एक बहुत ही बड़ा चेंज लाना किसी भी एक सेक्टर में, किसी भी एक फील्ड में, ठीक है। तो बहुत तरीके के रिवॉल्यूशन आए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पर क्या बोला है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी चेंज था जो एग्रीकल्चर में था। तो एग्रीकल्चर यानी कि हमारी जो क्रॉप्स होती है, ट्रीज होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दिया था वो आप कॉमेंट करके बताओगे। सो यहाँ पर बोला है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ताकि हम क्रॉप जो है वो ज्यादा से ज्यादा उगा सके, उसके लिए एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया गया एंड जिससे हम फूड और रॉ मटेरियल जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। द बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आर ऑफन एट्रीब्यूट टू नॉर्मन बोरलॉग, एन अमेरिकन साइंटिस्ट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर। बिगिनिंग जो हुई, स्टार्ट जो हुआ वो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया नॉर्मन बोरलॉग ने, जो कौन थे? एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था। इन 1940s he began to conduct a research in Mexico and develop new disease resistance a high yield variety of wheat। उन्होंने क्या किया? साइंटिस्ट थे तो उन्होंने एक रिसर्च स्टार्ट की मैक्सिको में और एक नई डिजीज रेजिस्टेंस क्रिएट किया, डेवलप किया, जिससे जो व्हीट है, गेहूं है, उसकी हाई यील्ड वैरायटी बनाई जा सके। ग्रीन रिवॉल्यूशन was introduced in 1966 in India, which in that period was a starving state। जो यहाँ पर बोला है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1966 में। और उस टाइम कैसा पीरियड था इंडिया में? स्टार्विंग स्टेट का था। स्टार्विंग मीन्स कि भूखमरी जो होती है, ठीक है, स्टार्विंग उसी को बोलते हैं। The government of India has started this revolution in collaboration with the state government and with cooperation of the common Indian farmer through the local organization like village panchayat and जिला परिषद। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने इस रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया, किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा? स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके एंड जो कुछ कॉमन इंडियन फार्मर्स थे उनके साथ, उनके कॉपरेशन से, एंड जो कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे विलेज पंचायत, जिला परिषद, इनकी हेल्प से जो है वो इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ा पाए। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड रिजल्ट इनटू अ लार्ज आउटपुट ऑफ ग्रेन। अब यहाँ पर बोला था कि हाई यील्ड वैरायटी, बहुत अच्छी जो सीड्स की वैरायटी होती है उससे जो होगा वो आउटपुट जो निकल के आएगा वो ज्यादा निकल के आएगा, ठीक है। जैसा सीड डालोगे, जैसा बीज डालोगे, वैसे ही क्रॉप होगी। The government of India bought highly productive seed from other countries and tested them on our soil। गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत हाईली प्रोडक्टिव, मतलब कुछ ऐसे सीड्स जो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट, मतलब बहुत ज्यादा आउटपुट निकले जिनसे, ठीक है, हाईली प्रोडक्टिव हो, वो दूसरी कंट्रीज से मंगा के अपनी सॉइल पर टेस्ट करके देखे। सम ऑफ दीज काइंड शो वेरी गुड रिजल्ट, और इसमें से कुछ ऐसे सीड्स भी थे जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट शो किए। इन द लेटर पीरियड गवर्नमेंट फाउंड सम रिसर्च सेंटर, और उसके बाद क्या किया? गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च सेंटर भी इंडिया में
बनाए, ठीक है। along with seed the program require good quality fertilizer which were availed through import in the earlier phase and later through development of fertilizer industry। अब देखो पहले चीजों को स्टार्ट होने में टाइम लगता है। पहले क्या किया, जो सीड्स थे वो बाहर से मंगाए, ठीक है, गुड क्वालिटी के फर्टिलाइजर चाहिए थे उसमें लगाने के लिए, तो वो फर्टिलाइजर पहले इंपोर्ट किए दूसरी कंट्री से, फिर उसके बाद क्या किया, अपनी कंट्री में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगाई, ठीक है। तो इसी तरीके से चीजें ग्रो हुई। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ट्रेड ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। फूड का ट्रेड किस तरीके से होता है वर्ल्ड में। अब देखो, अगर कोई भी एक फार्मर है वो कोई क्रॉप ग्रो कर रहा है तो ऐसा तो नहीं वो सारी की सारी खुद यूज कर लेगा। वो क्या करता है, ग्रो करके उसको मार्केट तक पहुंचाता है, बेचता है, जिसको उसकी जरूरत होती है वो उसको खरीदता है। तो खरीदना और बेचना, सेलिंग बाइंग, यही तो होता है ट्रेड। द एरिया ऑफ फूड जनरेशन इन द वर्ल्ड एंड डिमांड पॉइंट आर हैविंग सर्टेन रिलेशनशिप। यहाँ पर बोला है फूड जनरेशन एरिया जो थे पूरे वर्ल्ड में, उसके कुछ डिमांड पॉइंट यहाँ पर है सर्टेन रिलेशनशिप के। फर्स्ट इज द area which is bread basket in world are mainly low density population countries। जो ब्रेड बास्केट हम कह सकते हैं ऐसे एरिया, ब्रेड बास्केट मतलब कि जहां से हमें खाना मिलता है वो एरिया, ठीक, तो वो लो डेंसिटी पॉपुलेशन के थे। मोर ओवर ऑल्दो द एनुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड जनरेशन इन दीज कंट्रीज इज पुअर ड्यू टू लिमिटेड कंजप्शन, द सरप्लस इज कंपैरेटिवली हाई। सो यहाँ बोला कि एनुअल फ्रीक्वेंसी जो थी फूड जनरेशन की ऐसी कंट्रीज में वो पुअर थी, एंड किसकी वजह से, क्योंकि लिमिटेड कंजप्शन था और सरप्लस यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई था। द सरप्लस इन दीज कंट्रीज इज प्रॉपरली मेंटेन। ऐसी कंट्रीज में जो सरप्लस होता है उसको सही तरीके से मेंटेन किया जाता है, कैटेगराइज एंड सिक्योर्ड एज अ मैटर ऑफ ट्रेड आर्टिकल, और इसको एज अ ट्रेड आर्टिकल कैटेगराइज किया जाता है, कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फिर उसको सिक्योर किया जाता है। एज फूड इज द वन ऑफ ट्रेड मटेरियल, इट ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ ट्रेड स्ट्रैटेजी ऑफ द कंट्री। फूड जो है वो एक ट्रेड मटेरियल में, ट्रेड मटेरियल मीन्स कि फूड एक ऐसा मटेरियल भी है जिसको हम सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्रेड मटेरियल है, उसके साथ साथ ट्रेड स्ट्रैटेजी भी बन गया कंट्री का, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से हमारा ट्रेड होता है फूड का। एंड देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम ऑब्जर्व विद फूड एड इन द वर्ल्ड, दोज आर बिलो। अब कुछ प्रॉब्लम भी फेस की गई, कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व की गई फूड एड से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में। जैसे फर्स्ट यहाँ पर गिवन है, इट इज डोनर ड्राइविंग सिस्टम। ये क्या था, एक डोनर ड्राइविंग सिस्टम था। डोनर ड्राइविंग मीन्स कि जो पर्सन किसी भी क्रॉप को ग्रो करेगा वो वहां पर देगा, उसको सेल करेगा, ठीक है। एंड सेकेंड, इट प्रमोट डोमेस्टिक इंटरेस्ट ऑफ डोनर कंट्रीज। डोनर कंट्रीज जो होती हैं वो उसके डोमेस्टिक इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, इट इज फॉरेन पॉलिसी टूल। ये एक फॉरेन पॉलिसी टूल है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ड्राइवन बाय एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स के द्वारा यहाँ पर ड्राइव किए जाते थे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरली द ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो है फूड का जो ट्रेड होता था उसमें डेवलपमेंट जो था वो इनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, ठीक है। जरूरी नहीं था कि डेवलपमेंट किया जाए, जो है जैसा है उसको सेल एंड परचेज किया जाए। सो आई होप सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में हमने देखा फूड ट्रेड, वर्ल्ड हंगर एंड फूड सिक्योरिटी। सबसे पहले क्या होता है फूड, ठीक है, फूड रिच एंड फूड पुअर एरियाज। डज फूड हैव शॉर्टफॉल इन द वर्ल्ड, क्या फूड का शॉर्टफॉल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा इंडिया में क्या सिनेरियो है फूड का, हंगर का, क्या कॉजेज होते हैं, ठीक है। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, उसके बाद ट्रेड ऑफ फूड इन द वर्ल्ड कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है फूड का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके आगे के कुछ टॉपिक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।